हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका फ्रेंड हनी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ सर्च बाय एसके में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक। और उससे पहले मैं आपको जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हुआ करे तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटरी अनीमिया। ये गाइस होता है जैसे कि पेरेंट टू पेरेंट, जो पेरेंट टू सन्स जो फैलता है, जो डिसऑर्डर्स हमको हमारे पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं उनको हम हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अगर अनीमिया फैले तो हम उसको हेरिडिटरी अनीमिया बोलते हैं। तो गाइस हीमोग्लोबिन जो होता है ये मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा, और उनके अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन्स होती है। अल्फा चेन के अंदर गाइस 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और वही बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फा एंड बीटा चेन हैव डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये दोनों के पास एक डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, वो हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। तो गाइस ये होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो गाइस ये जैसे दिए गए हैं ना, तो हम उसी तरीके से हमको ये याद रखने होंगे, इसकी 1 2 3 4 5 है। और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर भी 1 2 3 4 ऐसे ही याद करना है जैसे दिए गए हैं। जैसे कि पहले में एलानिन, आर्जिनिन, एस्पर्जिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरिन, टायरोसिन। और वही गाइस एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर हिस्टीडीन, आइसो ल्यूसीन, लाइसिन, मीथियोनाइन, फेनिलामाइन, थियोमाइन, टायरोटोफेन, वेलिन। तो गाइस ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। चलिए अगली स्लाइड चलते हैं। अब गाइस हम आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंस क्या होते हैं। गाइस ये होते हैं कि जब पेरेंट्स में से अगर कोई एक भी अफेक्टेड होगा ना, तो वो कोज कर सकता है अपने जनरेशन को भी। तो 1 mutant copy of gene each cell is sufficient for the person to be affected by an autosomal dominant disorders। एग्जाम्पल की अगर गाइस मैं बात करूं तो
हंटिंगटन डिजीज, ये एक ब्रेन का वो होता है। और फिर होता है मार्फन सिंड्रोम। फिर आते हैं हम गाइस ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड में। बोथ कॉपी ऑफ जीन इन ईच सेल्स हैव म्यूटेशन। एग्जाम्पल सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें दोनों पेरेंट ही अफेक्टेड होते हैं। मतलब कि जो पेरेंट सेल्स जो होते हैं वो पेरेंट जीन्स बहुत अफेक्टेड होते हैं, और वे फिर वो अपने पीढ़ी को भी देते हैं। यहाँ पर एक म्यूटेंट होता है और यहाँ ऑटोसोमल, इसमें बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड। फिर हम गाइस आते हैं सिकल सेल अनीमिया में। ये क्या है गाइस? ऑटोसोमल इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। इसका मीनिंग ये है कि बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, है ना। और ये क्या करता है, ये शेप, इसके अंदर आरबीसी की शेप चेंज रहती है, एबनॉर्मल शेप रहती है। इसके अंदर गैस क्या होता है, इन नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो पार्शियली और कंप्लीटली रिप्लेस बाय ए एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस। तो इसमें गैस क्या होता है कि जो जैसे कि इस पेशेंट के अंदर जो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो पार्शियली और कंप्लीटली चेंज हो जाता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर। और यही इसको हम हीमोग्लोबिन एस का नाम देते हैं, क्योंकि ये सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन होता है। तो गाइस हम फिर आते हैं अल्फा चेन ग्लोबिन्स आर नॉर्मल बट बीटा चेन्स आर एबनॉर्मल। इसका मीनिंग है जो गाइस अल्फा चेन का जो ग्लोबिन होता है वो नॉर्मल रहता है, बट जो बीटा चेन का जो ग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल होता है, क्योंकि इसके अंदर छठे स्थान का जो अमाइनो एसिड होता है जो कि ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज हो जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर, है ना। वो चेंज हो जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर, जो 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 कि 9वें स्थान पर होता है, वैलिन नाम होता है उसका, है ना। और इसके अंदर क्या होता है गाइस, डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ आरबीसीज टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। इसके अंदर गाइस जो आरबीसी की एबिलिटी जो होती है ना ऑक्सीजन कैरी करने की, वो कम हो जाती है। तो उस वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। ईटियोलॉजी की गाइस अगर मैं ये
कोजेस की बात करूँ तो ये पहले ही कह चुके हैं, ये इनहेरिटेंस है, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन होता है। देन गाइस हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो व्हेन सिकल हीमोग्लोबिन या फिर एस हीमोग्लोबिन जो होता है गिवन अप इट्स ऑक्सीजन टू टिश्यूज, तो हीमोग्लोबिन स्टिक टुगेदर, मतलब के टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद जो हीमोग्लोबिन होता है वो स्टिक हो जाता है दूसरे हीमोग्लोबिन के साथ। तो एक लॉन्ग रोड शेप का फॉर्मेशन सा हो जाता है इनसाइड दी आरबीसीज, है ना। उससे क्या होता है कि आरबीसी ठोस हो जाता है और इनफ्लेक्सिबल एंड सिकल शेप का हो जाता है। तो उससे फिर क्या होता है, अनेबल टू स्क्वीज थ्रू द स्मॉल ब्लड वेसल्स, वो ठोस हो गया और इनफ्लेक्सिबल हो गया। तो जो स्मॉल कैपिलरीज जो होती है, ब्लड वेजल्स जो होती है, वहाँ पर जाकर वो स्टक हो जाता है और ब्लड वेजल्स जो कैपिलरी टाइप की होती है उनको ब्लॉक कर देता है ना, ब्लॉक कर देता है। और फिर उस कारण से क्या होता है कि लेस ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे बॉडी पार्ट्स को या फिर टिश्यूज को। आरबीसी कंटेनिंग हीमोग्लोबिन एस हैव ए शॉर्टर लाइफ स्पैन। इन जो ये आरबीसीज जो होती हैं, जो एस हीमोग्लोबिन वाली जो आरबीसीज होती है, इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, इनकी शॉर्ट लाइफ होती है। वैसे अगर नॉर्मली आरबीसीज का लाइफ स्पैन देखें तो 120 डेज होता है, तो इसके अंदर शॉर्ट हो जाता है। तो सिकल सेल क्राइसिस, वेजो ओकल्सिव crisis caused by the stasis of blood with clumping of cells in microcirculation, ischemia and infection। ये अभी गाइस जो मैं कह रहा था कि ब्लड कैपिलरीज जो है ब्लॉक हो जाती है, वो स्टेसिस हो जाता है, उसके अंदर फिर जो 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 ब्लड फ्लो होता है वो आगे की तरफ, आगे के टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो इस कारण से ही ये हो जाता है। और माइक्रो सर्कुलेशंस जो होते हैं, जो बहुत ही कैपिलरीज में होते हैं ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके कारण से इस्कीमिया और टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाती है, सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। फिर अगर गाय से अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो डक्टिलाइटिस, ये क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द फिंगर्स, सॉसेज लाइक, है ना। तो जब किसी पेरिफेरल पार्ट को या फिर कोई भी स्मॉल कैपिलरीज के अंदर अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये मामूली सी बात है कि स्वेलिंग तो हो गई।
aplastic crisis due to the deposition of the RBCs in बोन मैरो। तो ये गाइस वैसे ही है कि जैसे कि अब मैं रोड शेप वो हो गया था ना हीमोग्लोबिन, तो वो स्टिक हो गया था ब्लड वेसल्स के अंदर। तो बोन मैरो के अंदर भी यही होता है कि ये बोन मैरो के अंदर जाकर स्टिक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इस कारण से ये बोन मैरो के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। स्प्लेनिक sequestration, excessive fast breakdown of RBCs done by the spleen। तो गाइस मैंने पहले ही कहा था कि जो हीमोग्लोबिन एस वाली जो RBCs होती है उनका लाइफ स्पैन कम होता है ना, तो ये तो मामूली सी बात है, ये तो होगा ही। फिर तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर गाइस मैं बात करूं तो अनेमिया तो है ही, हाइपोवोलेमिया, जो फ्लूइड लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, और उस कारण से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम सिकल सेल टर्बिडिटी टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में गाइस हम ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, और उसको हाइड्रेशन थेरेपी देंगे, जो उसको हाइपोवोलेमिया हुआ है उसको ठीक करेंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी देंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, पेनिसिलिन देंगे हम अगर पेशेंट जो है 6 साल से अंडर में, मतलब कि 6 साल से छोटा है। और डाइट में गाइस हम वाटरी फूड देंगे, या फिर इसको हम प्लेंटी ऑफ फूड बोलते हैं, प्लेंटी फूड है ना, प्लेंटी डाइट। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में गाइस कीप एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंडेड, मतलब कि सारी एक्सट्रीमिटीज को खोल के रखना है, कोई फोल्ड नहीं होना चाहिए एक्सट्रीमिटीज के अंदर। जैसे कि पेशेंट्स जो है हाथ मोड़ लेते हैं, पाँव मोड़ लेते हैं, तो वो नहीं करना है। एलिवेट हेड नॉट मोर देन 30 डिग्री, मतलब कि 30 डिग्री से ज़्यादा बेड को वो फाउलर नहीं करना है। और डाइट में गाइस हाई कैलोरी प्रोटीन विद फोलिक एसिड। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। तो अगली वीडियो में गाइस आपसे फिर बात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। और सॉरी कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, और क्योंकि कल फीलिंग थोड़ा सा मेरे को फीवर हो गया था, तो इसलिए मैं कल में नहीं डाल पाया। और आज मैं ठीक हूँ, तो आज मैंने शूट कर दिया और डाल भी दूँगा। तो थैंक यू सो मच।